मैंने एक फ़ैन खरीदा और उस फ़ैन के साथ मिली मुझे एक यूज़र मैनुअल। उस यूज़र मैनुअल में ये सारी चीज़ें लिखी थी। पंखे के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जैसे कि पंखा एनर्जी एफिशिएंट है, साउंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, वारंटी कैसी है, उसे सही कैसे करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैनुअल की बात करें या गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो वो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बात समझिए कि जब भी कोई भी स्टैट्यूट या लॉ बनाया जाता है तो उसकी शुरुआत प्रीएम्बल से होती है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है उस स्टैट्यूट का, जो उस एक्ट के या स्टैट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स बताता है, उसके आइडियल्स को बताता है, उसके एम्बिट को बताता है, उसके यूजेस को बताता है, गोल्स, प्रिंसिपल्स, इनके बारे में बताता है। इसके साथ ही अगर कभी भी बात आती है किसी भी स्टैट्यूट के, किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन के लिए, तो प्रीएम्बल का रोल उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस ये थॉट प्रोसेस बताता है कि मेकर्स ऑफ द लॉ की क्या थिंकिंग रही होगी जब उन्होंने कोई पर्टिकुलर लॉ या स्टैट्यूट को बनाया है। तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो प्रीएम्बल है उसे हम एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कहने का मतलब ये वो सारे आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को कंटेन करता है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रीएम्बल है वो हॉरोस्कोप है। एन.ए. पालकीवाला ने कहा है कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइकवाइज ठाकुर दास भार्गवा ने कहा है कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रीएम्बल है दैट इज़ अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से आइडियल्स के साथ में बनाया गया है। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल की शुरुआत कैसे हुई। तो प्रीएम्बल शब्द का ओरिजिन होता है प्रीएम्बुलस से, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर टू गो बिफोर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया जवाहरलाल नेहरू ने। जब बात आई कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन से आइडियल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। तो इन्हीं आइडियाज़, इन्हीं प्रिंसिपल्स का एक लेआउट तैयार किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में वो सारे प्रिंसिपल्स थे, वो सारे आइडियाज़ थे, कौन कौन से राइट्स हमें देने हैं सिटीजन्स को या पर्सन को इंडिया में, ये सब कुछ उसमें एक लेआउट की तरह दिया हुआ था। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था और इसे अडॉप्ट कर लिया गया एज अ प्रीएम्बल ऑन 22 जनवरी 1947। जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था वो हैंड रिटन था और इसे डेकोरेट किया गया था बाय नंदलाल बोस। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि प्रीएम्बल में दिए हुए हैं। हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। हमने ये फॉर्मेट लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी वी द पीपल से स्टार्ट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल का मतलब है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, तो पीपल ऑफ इंडिया सोर्स कैसे हुआ? पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऐसे हुआ क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किया है। इसलिए वी द पीपल यानी कि इंडिया की जो पीपल है वो क्या है? सोर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वो आइडियल्स हैं जो हमारा देश अचीव करना चाहता है और ये सारे आइडियल्स के ऊपर ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। अब बात करते हैं एक एक वर्ड्स की। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है सुप्रीम या इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर से बिल्कुल फ्री है। कोई भी स्टेट या कोई भी आउटर कंट्री हमारे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हम अपने डिसीजंस के लिए सुप्रीम हैं। जैसे जब ब्रिटिश एरा चल रहा था तो हम सोवरेन नहीं थे, क्योंकि हमारे सारे डिसीजंस जो हैं वो क्राउन लेता था। लेकिन अब वी आर फ्री टू टेक ऑल द डिसीजंस, चाहे वो इंटरनल मैटर्स के हों चाहे वो एक्सटर्नल के हों। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था और ये ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम इस वर्ड को रिलेट करते हैं कैपिटलिस्ट थ्योरी से या फिर रशियन सोशलिज्म से, लेकिन जो हमारा सोशलिज्म है वो वैसा सोशलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप सोचो कि यहाँ पर सोशलिस्ट ऐड करने का मतलब ये है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा गवर्नमेंट के अंडर में होगा या जितनी भी ओनरशिप रहेगी वो स्टेट ओनरशिप रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सारे सिटीजन्स को इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी मिले। अब ये क्या होती है? इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कोशिश की जाएगी कि सबका बराबर हो और हम ये ट्राई करेंगे कि हम सभी को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करें। लाइकवाइज सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि हम सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी है उन सभी फैक्टर्स को इरेडिकेट कर दें, हटा दें। फॉर एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्रीड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की चीज़ें, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों को हटा दिया जाए। तो ये होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी जो सोशलिस्ट के अंडर कवर होता है। सोशलिस्ट को इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह चीज़ क्लियर कर दी गई कि अगर बात की जाए नेशनलाइजेशन की तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्ड है उसके लिए हम वेरियस जजमेंट्स पे तो लीन करेंगे ही, लेकिन हम सिर्फ नेशनलाइजेशन की वजह से प्राइवेट ओनर्स के इंटरेस्ट को ओवरलुक नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे सभी के इंटरेस्ट की बात बराबर की गई है, चाहे वो प्राइवेट ओनर्स हो चाहे वो स्टेट हो। सोशलिज्म से रिलेटेड एक और केस देखते हैं, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये बोला गया था कि सोशलिस्ट को इंक्लूड करने का इंटेंशन ये है कि हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर कर सकें बाय यूजिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी इन दोनों चीज़ को यूज़ करके हम किसी तरीके सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव कर सकें। ऐसे एक और केस है टीएस नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का। इसमें बोला गया कि सोशलिस्ट का यहाँ पर एम है ऑन प्रोवाइडिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हमारा ये इंटेंशन है कि हर व्यक्ति को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रियम्बल का सेक्युलर। सेक्युलर भी ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इट वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट है ना ही वो किसी रिलीजन को फेवर करती है ना ही किसी रिलीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब देखिए, जब भी सेक्युलरिज्म की बात आती है तो दो तरीके का सेक्युलरिज्म होता है, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो जाता है कि स्टेट एंटी गॉड हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। नेगेटिव सेक्युलरिज्म के एग्जाम्पल है फ्रांस और यूएसएसआर, जहाँ पर आप पब्लिकली अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको रिलीजियस फ्रीडम भी मिली हुई है जिसके तहत आप अपना रिलीजन बिल्कुल फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में आपको पूरा राइट है दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस। एक इंपॉर्टेंट केस है एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। और एक और इंपॉर्टेंट केस है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप एंटी गॉड हो जाओ या प्रो गॉड हो जाओ। यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि स्टेट के मैटर्स में रिलीजन का कोई भी रोल ना हो। स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि 42nd अमेंडमेंट के पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था, तो ये बिल्कुल भी गलत बात। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि 42nd अमेंडमेंट के पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है 25 to 28 जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन है कि आप अपने चॉइस का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था 1942 में बाय द 76th अमेंडमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो हमारे भारत की जनता है, वो अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करेगी थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सारे लेवल्स पर फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे जिसके तहत डेमोक्रेसी से हमारी गवर्नमेंट आएगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट होगी वो पीपल ऑफ इंडिया की विल से बनेगी और यहाँ पर वन मैन वन वोट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसे 2 वोट्स हैं या 3 वोट्स है या जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, वन मैन वन वोट होगा, दैट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब जो 18 ईयर्स की एज है वोटिंग राइट की, उस एज के अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट मिलेगा टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया की, वो इलेक्टेड होगी, ना कि हेरिडिटरी होगी। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो नहीं होगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे थ्रू इलेक्शन। आगे के वर्ड्स देखते हैं। जस्टिस। जस्टिस 3 तरह की होगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब है अबॉलिश इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी। जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी, फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, इन सभी को हटाना। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर एक काम हो रहा है, चाहे मैन करे, वुमेन करे, कोई भी करे, उसको इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब होता है कोई भी अनरीजनेबल डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल मैटर्स। अगला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी वर्ड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें किस किस चीज की लिबर्टी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन चीज़ों पे हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यहाँ पर जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये भी जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। इस लाइन का मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपसी ब्रदरहुड रहेगा, भाईचारा रहेगा और साथ में डिग्निटी मेंटेन करते हुए इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करेंगे। अब एक बार हुआ ये कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करते हैं। अब जब अमेंडमेंट करना था तो सबसे पहला सवाल ये आया कि अमेंडमेंट तो तभी हो सकता है जब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो। तो सवाल ये उठा कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि आर्टिकल 368 जो है वो बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर और पावर के बारे में। तो क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो सबसे पहला एक केस था इन रे बेरुबारी केस। इन रे का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस है, यानी आर्टिकल 141 के तहत ये प्रेसिडेंट रेफरेंस के थ्रू भेजा गया था। तो इन रे बेरुबारी केस में 7 जज बेंच थी। इस केस में ये बोला गया कि हालांकि प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कहने का मतलब प्रीएम्बल वो चाबी है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा था, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या गोल्स थे, क्या प्रिंसिपल्स थे जिसके लिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। लेकिन फिर भी हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते हैं, यानी इस केस में बोल दिया गया दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी लैंडमार्क केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, जिसमें कि लेजेंडरी 13 जज बेंच बैठी थी। इस केस ने ये कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन। मतलब कि प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, ना ही लिमिटेशन का सोर्स है, बट इट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रीएम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट है, दैट मीन्स इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। और इसी वजह से 1976 में फाइनली 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसके थ्रू वर्ड्स जोड़े गए जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जिसकी मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रीएम्बल अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, दैट वाज इन 1976 42nd अमेंडमेंट। तो ये था हमारा प्रीएम्बल। आई होप आपको इसके सारे प्रोविजंस, सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग हाई लीगल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।